All right, dear students, clap your hands and get charged for concept number 5 and 6. Come on, everybody, quick. Now, concept number 5 and 6 में से कुछ बार मुझे ऐसे लगता है कि ये 5 और 6 आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट में होने की जरूरत नहीं थी. This could have been good in final, but it is there in our syllabus, so we have to learn it. We will do it. I'll also explain you with the help of problems. तो ये कंसेप्ट 5 और 6 ऐसा है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. It's not that difficult to understand, but you will have to keep on revising it again and again. But I told you this entire ITC के lectures, as I'm teaching you right now, these all lectures I will be uploading them on YouTube. So ITC एक ऐसा chapter होगा जिसके सारे lectures मैं आपको YouTube पे upload कर दूंगी, तो आप बिल्कुल इसको फिर से revise कर सकते हो. Right, dear students. So with this, let's get started and let's do it for the next 1 hour 45 minutes. So focus now. Listen properly. Students, सुनो. I'm going to teach you ITC in special cases. ध्यान सब इधर ध्यान देंगे. मैंने पहले ही बोल दिया कंसेप्ट नंबर 5 और 6 मुझे ऐसा लगता है, I personally feel that it should be there in your final and not right now at inter. थोड़ा सा उनको कभी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, कुछ बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट जैसे मैंने आपको बोला मेरे सारे ITC के रेगुलर लेक्चर्स है, आई विल बी पुटिंग देम ऑन यूट्यूब. तो पूरा ITC का चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आप बिल्कुल वहीं से रिवाइज कर सकते हो. सो ऑल व्हाटएवर 2-3 लेक्चर्स हमें जो भी लगा है, इट विल बी देयर ऑन यूट्यूब. Now, I will not tolerate any disturbance while I'm teaching you concept 5. Get that very clear. I want everybody to sit straight, spine cut straight and understand it. Because students, I'm very happy with the way you have learnt. Yes, this ITC especially. आपने जिस तरीके से ITC सीखा है और अंडरस्टैंड किया है, it's absolutely great and it's commendable. Yes, so it is good. Okay. Now listen. Now students, सुनो. बातें नहीं. मैंने आपको बोला आपको बिल्कुल बातें नहीं करनी है. I will not tolerate any disturbance for this concept. Concept 5 में I'm going to teach you certain. एक बार क्लिक हो गया ना स्टूडेंट्स तो इजी जाएगा. हाँ, तो फटाफट समझ कर लो. जैसे ब्लॉक क्रेडिट. वॉज ब्लॉक क्रेडिट डिफिकल्ट? नो. 1 or 2 थिंग्स यू मे हैव टू जस्ट गो थ्रू इट अगेन. वॉज IGST का सेट ऑफ, CGST और इसका सेट ऑफ कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? नहीं. ऑफकोर्स मैं सेट ऑफ पे कुछ और प्रॉब्लम्स लूंगी. आई विल टेक देम फ्रॉम द पास्ट एग्जाम पेपर्स. आई विल get that maybe in the next week and we will solve that, right? Yes, so please understand, credit in special cases. ITC credit in special cases, let's understand. पहला, पहले आप समझ के लेना, कोई लिखेगा नहीं, आप ध्यान दोगे. Students, I'm going to teach you a situation where you are moving from non-tax paying mode. ये मेरा तरीका है सिखाने का, इस तरीके से. ऐसा मॉड्यूल में कहीं नहीं दिया टैक्स पेइंग टू नॉन टैक्स पेइंग मोड. दिस इज माय वे टू हेल्प यू learn and understand this situation. So in the exam, use this technique whenever you are solving these type of questions. One is non-tax paying mode से आप शिफ्ट कर रहे हो टैक्स पेइंग मोड में. ये जो मैं आपको सिखा रही हूं इस कंसेप्ट के लिए आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड द फ्यूचर कि आगे क्या होने वाला है, वो सोचना है आपको हमेशा. जैसे कि आप नॉन टैक्स पेइंग मोड से टैक्स पेइंग मोड में आते हो. नॉन टैक्स पेइंग मोड मतलब यू आर अर्लियर अनरजिस्टर्ड. आप पहले अनरजिस्टर्ड थे. क्यों? क्योंकि आपके थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर था सब कुछ, तो आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, मतलब आप टैक्स नहीं पे कर रहे थे, आप ITC भी क्लेम नहीं कर रहे थे, राइट? बट अचानक से ऐसा एक दिन आ गया कि जब 40 लाख क्रॉस हो गया आपका, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन से 40 लाख क्रॉस हो गया उस दिन से आप लायबल बन गए, तो उस दिन से आप ITC भी लेना चालू करोगे, राइट? तो उस दिन से आप ITC भी लेना चालू करोगे. या
आपके गुड्स एग्जम्प्टेड थे। देखो रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। पहले आप ये समझो कि आप कहां से कहां जा रहे हो, आप नॉन टैक्स पेइंग मोड से कहां शिफ्ट हो रहे हो, टैक्स पेइंग मोड। एवरीबडी, वेयर आर यू शिफ्टिंग फ्रॉम? नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। तो हमें ये ट्रांजिशन समझना है। व्हाई एम आई शिफ्टिंग, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पहला रीजन है आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, सो यू आर अनरजिस्टर्ड बट नाउ यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अर्लियर यू वर अनरजिस्टर्ड बट नाउ यू हैव बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अर्लियर आप अनरजिस्टर्ड थे बट नाउ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अर्लियर माई गुड्स वर एग्जम्प्टेड, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया। अब तक आपके जो प्रोडक्ट ए था एग्जम्प्टेड वाला था, अब गवर्नमेंट ने बोला इसको एग्जम्प्टेड नहीं रखेंगे, इस पे 5% टैक्स लगा देंगे। सो नाउ यू हैव ऑटोमेटिकली शिफ्टेड फ्रॉम नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। और आपने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं क्रॉस हो गया। कैन आई डू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन? यस, यू नो मेनी पीपल प्रिफर dealing with people who are already registered. Many people do voluntary registration क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि मेरा टर्नओवर 40 लाख के नीचे है। I don't want you, the opposite person, सामने वाले को मुझे बताना नहीं है कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है, नंबर, अच्छा इसके पास नंबर नहीं है, वो इसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, ऐसे मैं बताना नहीं चाहती। इस वजह से भी कोई लोग वॉलंटरीली करते हैं। हम इसलिए भी वॉलंटरी कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी कंपनीज का रूल होता है कि हम सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों से डील करेंगे। किससे डील करेंगे? सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों से डील करेंगे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप यूज कर रहे हैं जरा बंद कर दीजिए। हाँ, सो आई विल डील ओनली विथ रजिस्टर्ड पर्सन। सो व्हाट हैव सम कंपनीज डिसाइड कि हम किससे डील करेंगे? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से डील करेंगे। अब आगे क्या होता है देखो, या स्टूडेंट्स मैंने इस कैटेगरी में ना इवन कॉम्पोजिशन वाले डीलर्स को ले लिया है। आई से कॉम्पोजिशन इज नॉन टैक्स पेइंग मोड कन्वीनियंस के लिए। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, अपनी जेब से टैक्स देते, वो आईटीसी भी ले सकते क्या? नहीं। तो मेरे एग्जांपल्स में अनरजिस्टर्ड हो, वॉलंटरी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपके गुड्स एग्जम्प्टेड है, या आप कॉम्पोजिशन डीलर हो थे, कॉम्पोजिशन से अभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया। आपने क्या कर दिया? इंटरस्टेट सप्लाई। सो आई डिड अ इंटरस्टेट सप्लाई, दैट डे आई एम ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कॉम्पोजिशन यार, देन आई हैव टू पे टैक्स इज एट नॉर्मल रेट। टैक्स एट नॉर्मल रेट, क्लेम आईटीसी। मैं आपको ट्रांजिशन बता रही हूं, ट्रांजिशन हो रहा है आपका फ्रॉम दिस मोड टू टैक्स पेइंग मोड। सो हियर फ्यूचर का सोचने का। अब देखो, द डे, इस दिन मैंने डिसाइड किया कि आई एम शिफ्टिंग फॉर वट एवर रीजन, आई एम रजिस्टरिंग, मेरा 40 लाख टर्नओवर क्रॉस हो गया, मैं कॉम्पोजिशन के बाहर आ गई, मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, या मैंने डिसाइड किया कि मेरे प्रोडक्ट्स अभी अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, इको के थ्रू बेचना है, तो आई एम आउट ऑफ कॉम्पोजिशन, या मेरी कोई दूसरी ब्रांच कॉम्पोजिशन के बाहर आ गई तो मैं भी बाहर आ गई, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली पैन बेस्ड, बरोबर ना। तो फिर मैं बाहर आ गई। जिस दिन मैं कॉम्पोजिशन के बाहर आई उस दिन मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है। फ्यूचर का सोचने का। किसका सोचने का? फ्यूचर का। इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है? आगे यू आर इनटू टैक्स पेइंग मोड। तो जब ये स्टॉक आज मेरे पास है लेकिन फ्यूचर में मैं बेचूंगी, जब मैं फ्यूचर में बेचूंगी तो इस पे क्या लगेगा? गवर्नमेंट बोलेगी अरे तुम अभी टैक्स पेइंग मोड में आ गए हो, गुड्स जो भी सेल करोगे टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉक है, व्हेन यू विल सेल दिस स्टॉक, इस पे आपको जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। फिर लोग क्या बोलेंगे? अच्छा तुम जीएसटी लगा रहे हो, अच्छा ये स्टॉक मैंने अभी खरीदा था 3 महीने पहले, मेरे पास बिल है, इसका सेट ऑफ दोगे? गवर्नमेंट बोलेगी बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? देना ही चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल, you will have to give me a set off of this, you will have to give me a set off of this। क्यों? स्टॉक बेचने पे टैक्स ले रहे हो ना मुझसे। स्टॉक जब खरीदा था तब मैं नॉन टैक्स पेइंग मोड में था यार। कौन से मोड में थे? नॉन टैक्स पेइंग। सी ये स्टॉक तुमने कब खरीदा? नॉन टैक्स पेइंग मोड में आपने ये स्टॉक परचेज किया। अयो ये स्टॉक तब परचेज किया लेकिन सामने वाले ने जीएसटी लगा के दिया, मैंने सेट ऑफ नहीं लिया उसका। किसके अगेंस्ट लेते सेट ऑफ? आई वाज नॉट रजिस्टर्ड, मुझे टैक्स नहीं आ रहा था, या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में था इसलिए मैंने सेट ऑफ नहीं लिया, या मैं अनरजिस्टर्ड था। अच्छा नहीं लिया, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है चलो स्टॉक के डिटेल्स निकालो, तुमको सेट ऑफ चाहिए ना, स्टॉक के डिटेल्स लेके आओ हमारे पास, क्या क्या स्टॉक है लेके आओ और उसके सारे इनवॉइसेस निकाल के रख दो, रेडी रखो,
तुमको सेट ऑफ चाहिए ना, तो निकालो स्टॉक कौन सा है। अच्छा, रॉ मटेरियल ए, फिर बिल्स देखने का, रॉ मटेरियल ए लेटेस्ट कब खरीदा था, वो 3 महीने पहले, हाँ 3 महीने पहले का बिल निकाल दो। और क्या है स्टॉक में, स्टॉक टेकिंग करने का उस दिन, रॉ मटेरियल बी, अच्छा बी का परचेज का बिल निकालो 8 महीने पहले, निकालो। रॉ मटेरियल सी, सी का परचेज का बिल 15 महीने पहले, सॉरी इसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। देयर इज अ रूल सेइंग दैट कितने पुराना इनवॉइस होना चाहिए, लेटेस्ट 1 साल पुराना ही चलता है, उससे भी पुराना हुआ तो उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बोलने का मतलब ये है, आप फ्यूचर का सोचो, मैचिंग प्रिंसिपल होता है यार। मेरे पास आज जो स्टॉक है, कल टुमारो आई एम एंटरिंग व्हाट फेज, टैक्स पेइंग मोड, आई एम इनटू व्हाट मोड, टैक्स पेइंग। तो तुम जब ये स्टॉक कल बेचोगे तो इस पे टैक्स गवर्नमेंट लेगी तुमसे, बिल्कुल लेगी। तो तुम बोलते हो रुको, अरे ये स्टॉक जो है ना, मैं जब खरीदा था उसका भी सेट ऑफ दो, गवर्नमेंट बोलते बिल्कुल देंगे, लेके आओ स्टॉक की डिटेल्स, बिल्स निकालो, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट अगर इस स्टॉक का आईटीसी 2 लाख के ऊपर गया तो वी नीड अ सीए सर्टिफिकेट ऑल्सो। 2 लाख तक हम बोलते हैं छोटी अमाउंट है, हम डीलर पे बिलीव कर देंगे, वो जो निकाल के दे देगा हम उसको दे देंगे क्रेडिट। 2 लाख के ऊपर चला गया तो बाय डिफॉल्ट आपको सीए के पास जाके सारे रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे, वो देखेगा बराबर सही तरीके से लिया कि नहीं, और वो सर्टिफाई करके दे देगा। राइट, सो व्हाटएवर स्टॉक इज देयर इन द फ्यूचर आई कैन क्लेम आईटीसी। ओके, देयर इज अ कंडीशन कि जो भी बिल्स होंगे वो 1 साल पुराने चलेंगे, 1 साल तक चलेंगे, बैकडेटेड। 1 साल पुराना बिल, उससे पुराना होगा तो नहीं चलेगा। एक हुई बात स्टॉक की, दूसरी हुई कैपिटल गुड्स की। एक बात किसकी हुई, स्टॉक की, दूसरी हुई कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स की बात मैं आपको टेबल से पढ़ के बताऊंगी। कहां से पढ़ के बताऊंगी, टेबल से। अब आपके पास ये पॉइंट नंबर 1, सिचुएशन 1 के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, देखो सिचुएशन 1 के ऊपर यहाँ पे पेज 275 यहाँ पे स्पेस है ना थोड़ा, हाँ तो मेरे साथ लिखो सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है, लिखो टैक्स पेइंग मोड, दिस इज ऑन पेज नंबर 275। मेरे साथ बिल्कुल बी मैच द स्पीड विथ मी, बिकॉज कहीं पे मैं बीच में फिर डिक्टेट करने वाली हूं, सो प्लीज मैच योर स्पीड विथ माइन। टैक्स पेइंग मोड टू व्हाट, नॉन टैक्स पेइंग मोड। अयो उल्टा, नॉन टैक्स पेइंग मोड। कौन है रे, किसको तकलीफ हो रही है? 10 बार काट के 10 बार दूसरा लिखने को लगाऊंगी, मच नहीं करने का मेरे क्लास में। हाँ, नॉन टैक्स पेइंग मोड वो उल्टा वाला सिचुएशन 2 है वो भी सीखेंगे, वो सिचुएशन 2 में सीखेंगे। नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। वो डर गया क्या? चलो नॉन, अरे रे 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 रे, चलो नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। ओके, यहां पे लिखो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। क्या हुआ वहां से? हाँ, और स्टॉक है, स्टॉक लिखा, स्टॉक किधर है? कहाँ है किधर? अभी ऊपर है कि नीचे? फ्लोर पे? अभी बैठा है क्या उधर ही? चला क्या रहेगा ना फिर? आईटीसी सुन रहा है क्या वो भी? आने दो, चलो चलो चलो। हाँ चलो, पे अटेंशन, पे अटेंशन। must have gone, no? Gone. I'm assuming it's gone. मैं तो ऐसे assumption करने वाली हूँ। चलो लिखो, क्या बोल रहा है हर्षिल? चूहा? मुझे नहीं। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, हमें अभी जीएसटी पे फोकस करना है। हाँ ठीक है, चलो। नाउ देयर इज अ स्टॉक, हाँ 40 on 40, 40 on 40, यस कम ऑन। सो वी हैव अ स्टॉक,
लिखो स्टॉक, ओए लिखो चलो स्टॉक। Now stock when sold in future, GST will be payable. GST will be payable. Stock when sold in the future, GST will be payable. Stock when sold in the future, GST will be payable. हाँ, तो स्टॉक जब हम फ्यूचर में सेल करेंगे तो क्या होगा, जीएसटी विल बी पेएबल। नाउ देखो इन फ्यूचर अगर जीएसटी इज पेएबल, सो इन फ्यूचर यू मस्ट ऑल्सो गिव मी आईटीसी। एंड बिफोर क्या था, देयर वाज नो टैक्स, देयर वाज नो आईटीसी, देयर वाज नो टैक्स एंड देयर वाज नो आईटीसी। टैक्स भी नहीं था, आईटीसी भी नहीं मिलता था। फ्यूचर में टैक्स आने वाला है तो आईटीसी भी मिलेगा, बरोबर। यहां ये समझना है, परचेज ऑफ दिस स्टॉक इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। परचेज ऑफ दिस स्टॉक इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो ये जो स्टॉक आपने पहले परचेज किया होगा, इट इज गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। फ्यूचर में तुम बेचोगे तो क्या मिलेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस स्टॉक को जब खरीदा था तब तुमने कुछ टैक्स पे किया होगा, उसका सेट ऑफ तुम ले सकते हो। इज दैट क्लियर? आई एम टीचिंग यू सिचुएशन 1 लाइक दिस इन कंसेप्ट 5. We are on concept 5. Concept 5 I have to teach you 5 situations. How many situations? 5. 5 special cases of ITC. That is concept 5. Now let's understand. So I'll come to situation 1. ये हो गया लिख के सबका? तू फोटो निकल। डन है? डन है क्या? अब सुनो तो सिचुएशन 1, एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस और कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। अब ध्यान से देखना, मेरे पास सिचुएशन देखो पहली क्या है, फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, मतलब फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो आप। पहला सिचुएशन क्या है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि आप थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे थे, अब आप क्या हो गए, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आ गए। यू आर अबाउ थ्रेशोल्ड लिमिट। नाउ तुम अगर कहां से कहां शिफ्ट हो रहे, बार बार अपने को रिमाइंड करने का, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हाँ, पहले मैं रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब मुझे टैक्स नहीं आ रहा था, आईटीसी भी नहीं था, आई वॉज इन नॉन टैक्स पेइंग मोड। अब रजिस्टर कर दिया तो अब टैक्स देना पड़ेगा, आईटीसी भी ले सकोगे, तुम टैक्स पेइंग मोड में आ गए। तुम्हारा जो भी स्टॉक होगा इट विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो ITC on stock available? Yes, put a tick. ITC on stock. Stock कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स? स्टॉक में क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल, WIP और कैपिटल गुड्स। See, I may have directly inputs. सुनो ना, सुनो सब इधर देखो, मेरे पास डायरेक्टली क्या होगा, इनपुट्स। ये मैंने तो रॉ मटेरियल एक खरीदा था, तो किधर है, स्टॉक में। सो इट इज कंटेन्ड इन माय स्टॉक। अब मैंने खरीदा रॉ मटेरियल है, मुझे गोडाउन में कहीं दिख ही नहीं रहा है रॉ मटेरियल है, किधर गया, इट इज कंटेन्ड इन माय WIP, इट इज कंटेन्ड इन माय WIP और इट इज कंटेन्ड इन माय फिनिश गुड्स। सो माय स्टॉक इनपुट्स जो मैंने खरीदे थे, दे मे बी अवेलेबल एज इनपुट्स, दे मे बी प्रेजेंट इन WIP और दे मे बी प्रेजेंट इन फिनिश गुड। जो भी मेरे पास स्टॉक है उसका हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इसलिए मैंने टिक कर दिया। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, सीजी हियर इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। उसका लॉजिक आगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं, क्रॉस कर दो। हाँ, इज देयर एनी रूल एंड कंडीशन? यस, आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द इनवॉइस डेट। कितना पुराना, 1 ईयर फ्रॉम द इनवॉइस आप क्लेम कर सकते हो। ITC will be 1 year within the invoice date. Correct?
दूसरा, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, आइयो पर उसको वॉलेंटरीली रजिस्टर करना है। पहली सिचुएशन में वो क्यों रजिस्टर कर रहा है, वो 20 lakhs और 40 lakhs उसने क्रॉस कर दिया, इसलिए वो रजिस्टर करना पड़ रहा है उसको। सेकेंड केस में उसको खुद से रजिस्टर करना है, करो। पहले तुम रजिस्टर्ड नहीं थे, तुम टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तुमको आईटीसी भी नहीं था, तुमने रजिस्टर कर दिया, अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा, आईटीसी भी क्लेम करना पड़ेगा। इसके भी जो स्टॉक है, स्टॉक उसका आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसकी भी कंडीशन सेम, अवेल इट विद इन 1 year फ्रॉम इनवॉइस डेट, अवेल इट विद इन 1 year फ्रॉम द इनवॉइस डेट। हाँ, तुम्हारे पास कुछ स्टॉक है, उसका इनवॉइस निकालने का 6 महीने पुराना है, मिल जाएगा। 8 महीने पुराना है, मिल जाएगा। और ये 15 महीने पुराना है, नहीं मिलेगा। 1 साल का लिमिट है। इजी, वेरी गुड। थर्ड, registered person who cases नहीं, who ceases to pay composition tax and switches to regular scheme। आइयो, पहले कौन सा स्कीम था, कॉम्पोजिशन स्कीम था, तो टैक्स पे कर रहा था क्या, हाँ पे कर रहा था, लेकिन तुमसे कलेक्ट नहीं कर रहा था, टैक्स इनवॉइस वगैरह का कंसेप्ट नहीं था। आईटीसी था क्या, नहीं। अब कुछ तो ऐसा हो गया कि वो कॉम्पोजिशन के बाहर आ गया, या तो उसके कॉम्पोजिशन का टर्नओवर यूटिलाइज हो गया, 1.5 करोड़ के ऊपर उसको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, या उसने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर दी, तो अब उसको आगे फ्यूचर का सोचो, आगे उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स, तो आईटीसी लेना पड़ेगा। हाँ, क्या उसको इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, क्या उसका आईटीसी मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं, रिड्यूस क्रेडिट मिलेगा। हाँ मैम, पहले 2 केसेस में कैपिटल गुड्स का नहीं मिल रहा है, इस केस में क्यों दे रहे हो। लॉजिक गवर्नमेंट का ये है, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन डीलर था, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। जब इसने कैपिटल गुड्स खरीदे, ये रजिस्टर्ड डीलर था, इसलिए इसको कैपिटल गुड्स का मिलेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी सुन के लेना अच्छे से। देखो, तुम्हारा जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स मशीनरी, जो मशीनरी होती है ना स्टूडेंट्स, उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, बेनिफिट उसका काफी सालों के लिए मिलता है। तो आपने मशीनरी कुछ दिनों के लिए यूज किया था जब आप नॉन टैक्स पेइंग मोड में थे, लेकिन मशीनरी 2 साल आपने नॉन टैक्स पेइंग मोड में किया, लेकिन अगला कुछ पीरियड में आप कब यूज कर रहे हो उस मशीनरी को, टैक्स पेइंग पे। तो मुझे प्रोपोर्शनेटली थोड़ा तो क्रेडिट दो यार, उस मशीनरी को खरीदते वक्त मैंने जीएसटी पे किया है, हाँ माना, मैंने कुछ टाइम के लिए मशीनरी को नॉन टैक्स पेइंग पीरियड में यूज किया, लेकिन आगे फ्यूचर का सोचो ना। अब फ्यूचर में क्या हो रहा है, टैक्स पेइंग मोड, आईटीसी मिलेगा। मशीनरी अभी भी उसका लाइफ है क्या, हाँ, एम आई यूजिंग द मशीनरी, यस, कुछ तो क्रेडिट दे दो, दे देंगे क्रेडिट, हाँ दे देंगे। लॉजिक ये है कि पहले ऊपर के 2 केसेस में नहीं दिया, क्योंकि आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, तुम्हारा थ्रेशोल्ड के बाहर नीचे था, या तुमने अभी तक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बाद में लिया, तब तक तुम रजिस्टर्ड नहीं थे, इसलिए उस कैपिटल गुड्स का हम तुमको सेट ऑफ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे व्हेन यू आर रजिस्टर्ड, रिड्यूस क्रेडिट विल बी अवेलेबल। क्यों रिड्यूस, अरे कुछ दिनों के लिए तुमने मशीनरी यूज किया जब तुम नॉन टैक्स पेइंग में थे, उतने पीरियड का क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगला क्रेडिट मिलेगा। मतलब पूरा क्रेडिट मिल रहा है क्या, नहीं, क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड क्रेडिट। क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड क्रेडिट, बरोबर। सी मैं समझाऊंगी तो ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ रहे हो, लेकिन वो बार बार रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला ये लेक्चर मैं पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगी, पूरा का रेगुलर का पूरा लेक्चर होगा। अब बिल्कुल नोट सामने रख के फिर से वो पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टेंशन मत लो, ये बोलने का मतलब है। अगर आपको लग रहा है अरे बाप रे ये कैसे लर्न होगा, क्या होगा, सब आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे आइयो, अभी ये रिड्यूस कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे you will assume ITC on capital goods. ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter. तो जितने अगर आपने 3 क्वार्टर्स के लिए यूज किया तो 5% इंटू 3 क्वार्टर्स रिडक्शन होगा। आईटीसी का अमाउंट लेने का, टैक्स का, पूरा टैक्स नहीं मिलेगा। जब मशीनरी खरीदा था 1 लाख टैक्स पे किया, 1 लाख नहीं देंगे, उसमें से 5% माइनस करते जाएंगे पर क्वार्टर के लिए। क्यों, मैंने 3 क्वार्टर के लिए यूज किया, 3 क्वार्टर का आईटीसी माइनस करो, बचा हुआ ले लो। 1 मंथ का नहीं दिया, क्वार्टर का बोला है तो क्वार्टर का ही करना पड़ेगा। और सुनो, बेस्ट है, तुमने अगर 2 महीना 4 दिन यूज किया ना, अज्यूम इट एज 1 क्वार्टर। तुमने 3 महीना 4 दिन यूज किया, 2 क्वार्टर्स। 3 महीना इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। एनीथिंग अप टू 3 मंथ्स इज 1 क्वार्टर। एनीथिंग अप टू 3 मंथ्स इज 1 क्वार्टर। अयो मैंने 4 दिन यूज किया, 1 क्वार्टर।
4 days इक्वल टू 3 months इक्वल टू 1 quarter, खत्म। समझा क्या? इसलिए उसको जल्दी में समझ में आ गया। हाँ हाँ, सब समझ गए, हाँ सब जल्दी में समझ गए, अच्छी बात है। चलो चलो आगे। हाँ बिल्कुल, यस आगे। पे अटेंशन, ओए पे अटेंशन। पहला 5% पर क्वार्टर का रिडक्शन होगा, उसके बाद इनवॉइस स्टॉक के लिए जो भी होगा विद इन 1 year वाला कंडीशन होगा। एंड अगेन पहले आप फोर्थ सिचुएशन एग्जम्प्टेड सप्लाईज कर रहे थे, अब क्या दे रहे हो आप? टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब एग्जाम से टैक्सेबल, मतलब पहले क्या था? एग्जम्प्ट, मतलब टैक्स नहीं था, आईटीसी नहीं था। अब फ्यूचर में क्या हो रहा है? टैक्सेबल बन गए वो गुड्स, तो टैक्स आ रहा है क्या? आ रहा है। आईटीसी आएगा क्या? आएगा। तो स्टॉक का क्या होगा? जो भी उस दिन का स्टॉक है वो आगे बेचोगे तो टैक्स लगेगा, उस स्टॉक का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यूज किया है यहां पे। तो इनपुट्स का स्टॉक मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, हाँ। कैपिटल का भी रिड्यूस्ड मिलेगा, हाँ, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड हो। सिचुएशन 1 और 2 में तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, इसलिए कैपिटल गुड्स का नहीं दिया। सिचुएशन 3 और 4 में तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, इसलिए कैपिटल गुड्स का भी टिका गया उधर। लेकिन पूरा मिलेगा क्या? रिड्यूस्ड क्रेडिट। कितना मिलेगा? रिड्यूस क्रेडिट। रिडक्शन करेंगे फिर देंगे, क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे फिर देंगे। 5% पर क्वार्टर का रिडक्शन होगा, बरोबर। लेट्स सी इन केसेस में आपको करना क्या है। जैसे ही आप नॉन टैक्स पेइंग मोड से टैक्स पेइंग मोड में आते हो, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन देना है पोर्टल पे, इसलिए उसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन। क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन। सो यू हैव टू डिक्लेयर दिस ऑन द पोर्टल। द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक, तुमको स्टॉक का सेट ऑफ चाहिए ना, तो 2 डिटेल्स। कैपिटल गुड्स का सेट ऑफ चाहिए, 2 डिटेल्स। बिल्स निकालो, हम देते हैं। The declaration is to be filed within 30 days. Within 30 days. If the claim of ITC put together exceeds 2 lakhs, you must get it certified by a practicing chartered accountant या cost accountant. तो आपको CA का सर्टिफिकेट बिल्कुल लगेगा, जो प्रैक्टिसिंग CA है उसका सर्टिफिकेट लेके आना, तब हम आपको उतना ITC बिल्कुल दे देंगे। Now examples. सिचुएशन 1 इज ओवर। मुझे इस कंसेप्ट में कितनी सिचुएशन सिखानी है आपको? 5। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। विल ट्राई, आज जितनी सिचुएशंस हो सकती है हम ट्राई करेंगे। फिर इस चैप्टर का सिर्फ एक ही कंसेप्ट बचेगा जो मैं कर लूंगी। कल मैं आपको नया चैप्टर सिखाऊंगी, पेमेंट वाला। उसके नोट्स आपको नहीं दिए, मैं आपको 5:30-6 बजे बोलूंगी कि नोट्स ऑफिस में आ गए हैं, तो तुरंत आज ही ले लेना। कल संडे है, ऑफिस बंद रहेगा। और अगर 6 बजे तक नोट्स नहीं आए तो मैं नोट्स यहाँ पे क्लासरूम में मंगवा के रख दूंगी, तो कल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्लास में और हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। मैं एग्जाम्शंस वाला चैप्टर कल नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको आईटीसी खत्म होने के बाद पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। इट इज स्मॉल चैप्टर जस्ट लाइक इनवॉइसेस एंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक छोटा चैप्टर फिर अपना और एक हो सकता है कल या परसों तक जाएगा, तो ठीक है, विल फिनिश दैट पेमेंट्स वाला भी। अब है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं। चलो स्टूडेंट्स, मुझे एक बार बताना, इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहले मैंने आपको क्या सिखाया? इनपुट टैक्स मतलब क्या, किसका सेट ऑफ मिलता है, किसका सेट ऑफ नहीं मिलता। फिर मैंने आपको क्या सिखाया? 4 कंडीशंस अवेल करने के लिए। क्या 4 कंडीशंस होते हैं? यस, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, देन गुड्स रिसीव होने चाहिए, बिल टू शिप टू भी चलेगा। फिर तीसरा, सप्लायर ने टैक्स पे करना चाहिए, रेसिपिएंट ने रिटर्न फाइल करना चाहिए। फिर हमने सीखा कि पेमेंट कितने दिनों में होना चाहिए? 180। पहले बिल मिला, आईटीसी मिलेगा। 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। 180 के बाद पेमेंट किया, फिर से आईटीसी ले सकते, रिक्लेम कर सकते। आईटीसी क्लेम करने का लास्ट चांस कब होता है? 20 अक्टूबर, अगला 20 अगले साल का है ना, 20 अक्टूबर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये 20 अक्टूबर कहां से आया? इट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। उसके बाद कुछ कंडीशंस, अगर आपने आईटीसी को कैपिटल असेट में ऐड कर दिया वैल्यू में, तो उसका डेप्रिसिएशन ले लिया, उस पे टैक्स के अमाउंट को ऐड कर दिया, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा।
फिर 20% वाला क्लॉज याद आ रहा है? प्रतीक इधर आया था, खुश था, 6 बिल्स है उसके पास। कितने बिल्स है उसके पास? 6। और उसने अकाउंट को दे दिए, हर्षिल को दे दिए कि ये 6 बिल ले लो और 6 बिल का मुझे आईटीसी दे दो। हर्षिल ने उसका पोर्टल ओपन किया, पोर्टल में कितने बिल्स है? 4। तो बोला सॉरी, 4 बिल्स का जितना आईटीसी आ रहा है वो प्लस उसका 20% इतना ही तुमको मिलेगा। ये रूल आपको सिखाया। ये अमेंडमेंट हुआ है 31 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को आया है। दैट इज वाई इट्स नॉट देयर इन योर मॉड्यूल, बट आई हैव टॉट यू दैट। तो आई थिंक आईटीसी में इतना ही था। फिर मैंने आपको ब्लॉक क्रेडिट सिखाया। ब्लॉक क्रेडिट के बाद आज मैंने कंसेप्ट 4 सिखाया, सेट ऑफ का सीक्वेंस सिखाया। बकेट में हमारे पास कौन से टैक्स थे? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। पहले किसको निकालने का? आई को। आईजीएसटी को निकालने के बाद किसके लिए यूज? आई के लिए, फिर सी या एस के लिए। आई खत्म हुआ तो इस आगे के टैक्सेस बाहर आएंगे। फिर सी को निकालो, सी को निकालने के बाद यूज इट फॉर सी का लायबिलिटी और आई का लायबिलिटी। फिर एस को निकालो, यूज इट फॉर एस का लायबिलिटी एंड देन फॉर आई का लायबिलिटी। ये कौन सा कंसेप्ट था? 4। एंड टुडे राइट नाउ आई एम ऑन कंसेप्ट 5। तो क्या कोई डिफिकल्ट चैप्टर है क्या? नहीं। वेरी गुड। कंसेप्ट 5 में मैं आपको सिखा रही हूँ स्पेशल केसेस ऑफ आईटीसी। कुछ अलग ही हो रहा है, नॉर्मल केसेस नहीं है। आप टैक्स पेइंग से नॉन टैक्स पेइंग या नॉन टैक्स पेइंग से टैक्स पेइंग, इस तरह के आप ट्रांजिशन कर रहे हो, तो हम सीख रहे हैं। अब हमने पहला मैंने आपको सिचुएशन सिखाया वेर यू आर मूविंग फ्रॉम नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। करेक्ट। तो उसके एग्जाम्पल से जरा पढ़ के लेते हैं, समझ के लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मिस्टर जेड बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। Mr. Z becomes liable to pay tax on 1st August. कौन से दिन को वो liable हो गया? 1st August. 1st August and has obtained registration on 15th August. Mr. Z is eligible for ITC. अब सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आपको कुछ चीजें पता है। हाँ देखो, अभी सुनो, उसने एप्लीकेशन कब किया? 15th अगस्त। करेक्ट। उसने 15th अगस्त को एप्लीकेशन किया। डिड ही अप्लाई विद इन 30 डेज? यस। सो हिज रजिस्ट्रेशन आरसी, उसको रजिस्ट्रेशन कब से मिलेगा? सो हिज रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st अगस्त। एक दिन पहले का जो स्टॉक है उसका आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। रजिस्ट्रेशन का डेट देखो, 1 अगस्त। 1 अगस्त के आगे वो टैक्स पे करेगा, 1 अगस्त के आगे वो सेट ऑफ लेगा। 1 अगस्त के एक दिन पहले 31st इवनिंग को जो भी उसके पास स्टॉक है, 31st जुलाई, उस स्टॉक का वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। करेक्ट? यस। मिलेगा ना जीएसटी पे सामने वाले को। तू तो जीएसटी पे करता है, तेरे पास नंबर नहीं है, फिर भी तू शॉप से जाके खरीदता है। I will start claiming ITC when I start filing the return. I will start filing the return because I am a registered person. तो 15 अगस्त के बाद मेरा सब काम चालू हो जाएगा। आरसी पे डेट आ जाएगा 1 अगस्त। तो all bills from 1st August I am eligible to claim ITC because I am a registered person with effect from 1st August. Yes. हाँ, तो उसको बोलेंगे 15 दिन में आने वाला है, क्रॉस इट, मांगेगा, तुमको देगा। हाँ, नंबर देने का काम बाद में होगा। बिल 1 लाख का आएगा, उस पे जीएसटी टैक्स आज ही लगेगा, मैं उसको 1/8 दे भी दूंगा। सिर्फ आई विल टेल हिम आई गिव यू द नंबर इन 10-15 डेज। ओके, नाउ पहले तो यहाँ पे लिखो, रजिस्ट्रेशन का डेट आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको समझना है। 30 डेज में रजिस्ट्रेशन किया तो कौन सा डेट मिलता है? बैक डेट। बरोबर बरोबर, राइट डाउन। मिस्टर जेड will get registration effective from Mr. Z will get registration effective from what date? 1st August. Effective from 1st August. Therefore, the stock as on 31st July the stock as on 31st July the stock as on 31st July will be
stock as on 31st July will be eligible for ITC. Will be eligible for ITC. हाँ, जिस पे टैक्स इनवॉइस होगा तो ही मिलेगा ना, दैट तो कंडीशन इज देयर. मैंने अगर गुड्स किसी और से खरीदे जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो तेरे टैक्स में मैंने 1 लाख ही, तेरा बिल 1 लाख का है और उस पर टैक्स आया ही नहीं है, तो मैंने पे नहीं किया, तो काय का सेट ऑफ मिलेगा? तुम पे करोगे तब मिलेगा ना. कैसे कर दिया? तू रजिस्टर्ड नहीं है तो तू कलेक्ट ही नहीं कर सकता. तू सप्लायर है, मैं रेसिपिएंट हूं, तू बेच रहा है, तू रजिस्टर्ड नहीं है, तो तू बिल कितने का भेजेगा मुझे? 1 लाख. टैक्स थोड़ी लगाएगा. Okay, dear students, when I'm claiming ITC on this stock, I must have a tax invoice. That condition is still there. मैंने टैक्स पे किया होगा तो मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. समझा क्या? हाँ. अब एग्जाम्पल दूसरा. मिस्टर ए applies for voluntary registration on 5th June and obtains registration on 22nd June. Is Mr. A is eligible for ITC? Now please understand, यहाँ voluntary registration होता है. सुनो, जब वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो तो कोई 40 लाख या 20 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ. जिस दिन आरसी आता है उसी दिन रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा. सो हिज रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 22nd June. Registration is effective from 22nd June. Why? Because this is voluntary registration. 22nd June को वो रजिस्टर्ड है. एक दिन पहले का स्टॉक, मतलब 21 जून का जो भी स्टॉक होगा, इट विल बी एलिजिबल फॉर ITC. करेक्ट? राइट डाउन. रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ए, मैं डिक्टेट कर रही हूं. रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ए, आस्क मी द क्वेरी. रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ए is effective registration of Mr. A is effective from registration of Mr. A is effective from what date? No 22nd June. यहाँ पे बैकडेटेड नहीं होता है. वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये वॉलेंटरी है, तुमने खुद से किया. ये 40 लाख 10 लाख का कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारी मर्जी. आज तुमने अप्लाई कर दिया, जिस दिन मिलेगा उस दिन से इफेक्टिव होता है. वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में ऐसा होता है. क्या होता है? जिस दिन आरसी आता है उसी दिन का डेट मिलता है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं हुआ. ऊपर के केस में यू हैव क्रॉस्ड बिकॉज यू वर लायबल टू पे ऑन 1st August, बिकॉज तुमने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया था. यहाँ ऐसा कुछ नहीं, वॉलेंटरीली. तो 22 जून जिस दिन आ गया उस दिन से ही चालू करो बाबा. कुछ बैकडेटेड वगैरह नहीं करना है. क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? 40 और 10 20 लाख का टर्नओवर तो क्रॉस हुआ नहीं है. ओके. हाँ, तो 22nd जून से ऑन 22nd जून ऑनवर्ड्स उसने जो भी गुड्स बेचे, he will be liable to collect tax and pay it to the government. और 22nd जून के आगे वो ITC भी ले सकता है. किस चीज का ITC ले सकता है? 22 जून के आगे जो भी गुड्स बेचे उसका, प्लस 21 जून में जो भी स्टॉक है उसका. ट्रेडिंग तो हर रोज कर रहा है. ट्रेड मतलब नहीं, 22 से. हाँ, 21 जून को जो स्टॉक है वो, और टैक्स लायबिलिटी 22 से आ रही है. रजिस्ट्रेशन 22 से इफेक्टिव है, तो 22 से ही आएगा. ओके, राइट डाउन. रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ए, इन चीजों का ज्यादा लोड मत लेना. रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ए is effective from 22nd June. Registration of Mr. A is effective from 22nd June, not July. हाँ, 22nd June. Okay? Into bracket write down. In case of voluntary registration, bracket में लिखो. In case of voluntary registration, in case of voluntary registration, registration becomes effective in case of voluntary registration, registration becomes effective from the date RC is received. From the date RC is received.
registration becomes effective from the date RC is received. From the date RC is received. ओके RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, फिर लिखो द स्टॉक एज ऑन 21st June. The stock as on 21st June the stock as on 21st June will be eligible for ITC. The stock as on 21st June will be eligible for ITC. Example, next one. Mr. B वाला example पढ़ो. Mr. B is a registered taxable person. Was paying tax at composition rate under regular. Now he is shifting to. Oh, dates नहीं है, तुमको रुको, मैं देना पड़ेगा क्वेश्चन में. रुको मत लिखना फिर. Was paying tax at composition rate. यहां पे लिखो up to 30th July. Up to 30th July. Up to 30th July. ऐसे लिखो. Mr. B, a registered taxable person, was paying tax at composition rate up to 30th July. Thereafter, he shifted to regular scheme. Thereafter, he shifted to regular scheme. Thereafter, he shifted to what? Regular scheme. Correct? अब सुनो, वो रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो गया. पहले क्या स्कीम था? कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन हम कन्वीनियंस के लिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स पेइंग ओनली. वाई? आईटीसी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. सो फ्रॉम दैट यू आर शिफ्टिंग टू टैक्स पेइंग मोड. तो क्या मिलेगा? आईटीसी ऑफ द स्टॉक. कौन से दिन ही शिफ्टेड? हाँ, तो एक दिन पहले 29 जुलाई का जो भी स्टॉक होगा उसका आईटीसी उसको मिलेगा, प्लस उसको कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा बिकॉज ही वॉज अर्लियर रजिस्टर्ड. बट कैपिटल गुड्स का पूरा नहीं मिलेगा. रिड्यूस्ड आईटीसी. कितना? रिड्यूस्ड आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल. सो लेट्स राइट डाउन द स्टॉक एज ऑन 30th July. Stock as on 30th July will be eligible for ITC. Stock as on 29th. 29th लिखो. No. 30th is right. 30th is right. He is paying. He is in composition up to 30th. So it's correct. Stock as on 30th July will be eligible for ITC. Stock as on 30th July will be eligible for ITC. Also, he can claim reduced ITC. Also, he can claim reduced ITC on capital goods. Also, he can claim reduced ITC on capital goods. He can claim reduced ITC on capital goods. यहाँ पे चेंज करना है मुझे कुछ. ठीक है, देखते हैं. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल. रेडी हो गया. फिर ये एग्जाम्पल हो गया तो फिर उसके बाद सिचुएशन 2 बताऊंगी. सुनो एग्जाम्पल. सी लिमिटेड is engaged in supplying taxable goods to its customers within the state and it is not liable for registration under section 22 of the CGST Act. तो वो registration के लिए liable नहीं है. From 15 February 2020 it started interstate supply and hence it applied for registration on 25th February 2020 and same has been granted to him. Now I'll tell you one thing. आपको एक चीज बताती हूँ. रजिस्ट्रेशन का चैप्टर सिखाने ही वाली हूँ लेकिन कुछ चीजें अभी समझ लो.
रजिस्ट्रेशन में दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं. एक होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वाला. ओके ये दो तीन होते हैं, समझ के लो. रजिस्ट्रेशन में दो तीन टाइप के रजिस्ट्रेशन है. एक है थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, मतलब क्या, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया 20 या 40 लाख, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा. दूसरा होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. दूसरा क्या होता है, कंपलसरी. आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से हमको कोई लेना देना नहीं है. तुमने इको के थ्रू गुड सेल किए, इंटरस्टेट सप्लाई किया, तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तुम्हारा टर्नओवर कितना भी रहने दो. और लास्ट इज वॉलेंटरीली, आपको आपकी खुद की मर्जी है. आप थ्रेशोल्ड में भी नहीं आ रहे, कंपलसरी में भी नहीं आ रहे, फिर भी तुमको चाहिए तो करो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन कितने टाइप्स के हैं, 3. मैं ये आपको कहां सिखाने वाली हूँ, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में. करेक्ट. अब सुनो, तो इसने अब तक ये रजिस्टर्ड नहीं था, 15 फेब को उसने इंटरस्टेट कर दिया. आइयो तो उस दिन लायबल हो गया. लायबल हो गया तो उसने 25 फेब को कर दिया. डिड ही रजिस्टर विद इन 30 डेज? यस, 10 दिनों में कर दिया. तो सही बात है. तो पता है उसका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट क्या होने वाला है, 15th February 2020. His registration is going to be effective from 15th February 2020. Its CGST, SGST liability for the month of February is 10,500, 10,500 and 21,000 respectively. And PQR Limited has to make e-payment of the tax on the due date, that is 20th March. C Limited has provided the following details of input stock held on 14th Feb. अभी 14th Feb का क्यों दिया, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ 15 फेब से, तो एक दिन पहले का जो भी स्टॉक है उसका डेटा तुमको देना पड़ेगा. फिर से समझ के लो. पहले स्टोरी, क्वेश्चन को समझो, आंसर आएगा रे ऑटोमेटिकली. फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले स्टोरी ऐसा है कि मुझे बताओ, तुम लोग बताओ, सी लिमिटेड पहले रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? देखो पक्का अनरजिस्टर्ड है. फिर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई क्यों किया, क्योंकि उन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई किया. क्यों किया, क्योंकि उन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई किया. अच्छा ऐसा रूल है क्या कि इंटरस्टेट सप्लाई पे करना पड़ता है? हाँ ऐसा रूल है, करना पड़ता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. तो he became liable for registration on 15th Feb. He became liable on 15th Feb. He applied on 25th Feb. So did he apply within 30 days? Yes. So the day you become liable, अगर उसके आगे आपने 30 days में रजिस्ट्रेशन किया तो आपको बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन मिलता है. मतलब आपका रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 15th Feb. मतलब 15th Feb से आपने टैक्स पेइंग मोड में एंट्री ले ली है. मतलब उसके एक दिन पहले जो भी स्टॉक होगा उसका सेट ऑफ आपको मिलेगा. इसलिए आपको स्टॉक के डिटेल्स ऑन 14 फरवरी दिए गए. कौन से दिए गए? 14 फरवरी के. बरोबर बरोबर. आप देखते हैं. ओहो. इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 10th January 2020, इनवॉइस डेटेड 11 Jan 2020, लाइंग इन स्टॉक. इस पे आपने इतने टैक्सेस पे किए. फिर आपको कुछ इनपुट्स मिले थे पहले 25 अक्टूबर को 2019 को, इस पे भी आपने कुछ टैक्सेस पे किए हैं 7,500 7,500. ओहो. फिर आपको इनपुट्स मिले करो 15th Jan 2019 एंड इनवॉइस इज डेटेड 12 Jan 2019. तो आपने इतना टैक्सेस पे किया. एक्सप्लेन द टैक्स पेएबल बाय सी लिमिटेड इन कैश. ओके क्वेश्चन समझा क्या? वो उन्होंने आपको स्टॉक के डिटेल्स भी बोल दिया, बोला इसमें से कौन सा स्टॉक एलिजिबल है और कौन सा एलिजिबल नहीं है. ओके फर्स्ट राइट डाउन फैक्ट्स. PQR Limited is liable to register. PQR Limited becomes liable to register on 15th Feb 2020. PQR Limited becomes liable to register on 15th Feb 2020 because of interstate supply. Because of what? Because of interstate supply. Because of interstate supply. Because of interstate supply. करेक्ट है? Because of interstate supply. It applies for registration within 30 days.
It applies for registration within 30 days. It applies for registration within 30 days. Therefore, its effective date is what? 15th Feb. Therefore, its effective date is 15th Feb. Therefore, its effective date is 15th Feb. Correct? Therefore, the stock as on 14th Feb 2020. Therefore, the stock as on 14th Feb 2020 will be eligible for ITC. Will be eligible for ITC. Stock as on 14th Feb 2020. एक दिन पहले ना? Stock as on 14th Feb 2020. Stock as on 14th Feb 2020 will be eligible for ITC. Will be eligible for ITC. Okay? अब देखो, मुझे ITC का वर्किंग कब करना है? ITC वर्किंग एज ऑन 14th Feb. ये कौन से डेट को हो रहा है? 14th Feb 2020. बरोबर? अब 2 मिनट आप लिखो मत, मैं लिखती हूँ. पहले देखो, पहला आपका इनवॉइस जो है, पहला वाला स्टॉक, उसके इनवॉइस का डेट क्या है? जरा मुझे डेट बताओ ना. 10 जनवरी 2020. सुनो ना, लिसन. आयो सुनो. हाँ, तो तुमसे पूछा, तुम जो बोलोगे मैं वो लिखूंगी. इनवॉइस का डेट 10 नहीं है, इनवॉइस का डेट 11 है. हाँ ठीक है, तो 11 करती हूँ. 10 को स्टॉक अंदर आया, लेकिन इनवॉइस का डेट क्या है? 11. अब सुनो, मुझे कितना पुराना इनवॉइस चलेगा? इस डेट से, 1 मिनट, इस डेट से 1 साल पहले बैकवर्ड. 1 साल बैकवर्ड मतलब 15th Feb 2019. ये डेट से ये डेट तक जो भी बिल होगा मुझे चलेगा, उतना चलेगा. अब ये इनवॉइस का डेट जस्ट 11 जनवरी 2020 मतलब पिछले महीने का ही चलेगा. 1 महीना पुराना है रे, चलेगा क्या? हाँ. सो 3600 इतना CGST का, इतना SGST का, इतना सेट ऑफ हम ले सकते क्या? हाँ. दूसरा, मेरा दूसरा इनवॉइस कौन सी डेट का है? डेटेड 26/10/2019. कब तक जा सकते हैं हम? पुराना Feb 19 के आगे से चाहिए बिल. 15 Feb 2019 के आगे, ये तो अक्टूबर 19 का है. चलेगा. तो अमाउंट है 7,500, 7,500. अब देखो दूसरा आगे. थर्ड इनवॉइस डेट कौन सा है? 12 Jan 2019. ये नहीं चलेगा. इस डेट तक ही बिल्स रहेंगे तो चलेगा. ये उससे भी पुराना हो गया, मतलब ये 12 महीने से भी पुराना, कुछ 13 महीने का पुराना बिल हो गया, तो इसका सेट ऑफ आप नहीं लेंगे. ये 14 Feb से बैकवर्ड 1 साल, ये डेट के जो बिल्स है 15th Feb 2019 टू 14th Feb 2020 तक बिल्स होंगे तो वो अलाउड होंगे. This invoice is not eligible. This is older than 1 year, तो नहीं चलेगा. तो कितना ITC आप क्लेम कर सकते हैं? ITC हम कितना ले सकते हैं? 10,500 and 10,500. नहीं रे, कैसे रे बोला फिर? इतना ITC आपको मिलेगा. लिख दो. शायद और भी जगह लगेगी. ITC पेएबल इन कैश भी चाहिए ना अपने को, सेट ऑफ करके भी निकालना है. स्टिकी नोट ले लेना. तू सिर्फ चैप्टर ही काट डालना, क्वेश्चन क्यों काट रहा है?
हो गया, आईटीसी अवेलेबल हो गया 11,100, 11,100. स्टॉप टॉकिंग, राइट डाउन फास्ट, लिखो जल्दी. आज इनका हो गया, वो आईटीसी भी निकालेंगे क्या? तो स्टिकी नोट निकालो बाहर. फिर सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3. Done. Let's calculate the tax liability. How much was the output tax rate? क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, किसे नहीं दिया है ना. ऊपर देखो, CGST एंड SGST IGST क्वेश्चन में दिया. देखो यहाँ पे, इधर देखो, उनकी लाइबिलिटी है C की 10,500, S की 10,500 और I की 21,000. So write down. Pay attention. Tax payable. Particulars and 3 columns. पहला कौन सा टैक्स है स्टूडेंट्स? IGST, CGST, SGST. टैक्स पेएबल, आउटपुट टैक्स. कितनी लायबिलिटी आ रही है मेरी? आई की 21,000, 10,500 सी की और 10,500 SGST की लायबिलिटी. इज दैट क्लियर? लेस आईटीसी. अब मेरे पास अवेलेबल कितना है टोटल? देखो आपके पास आय तो है ही नहीं, बकेट में आय है ही नहीं, तो किसको निकालना पड़ेगा बाहर? सी को पहले. मेरे पास आईटीसी में आय है ही नहीं बकेट के अंदर, इनपुट टैक्स आय का नहीं है, सो पहले किसको निकालेंगे? फिर सी को. सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है? सेट आई सॉरी सीजीएसटी का इनपुट टैक्स कितना है? 11,100. फर्स्ट यूज इट फॉर CGST, that is 10,500. ये 1. Second, I should use the balance is how much? 600 rupees for I and dash for S. अब बकेट के अंदर कौन है? ओहो, चलो आय के बाद आय हो गया, आय नहीं है, सी को बकेट में से निकाल. आप किसको बकेट में से बाहर निकालेंगे? एसजीएसटी. एसजीएसटी 11,100. पहला कौन है? एस के लिए जाएगा 10,500. सी के लिए यूज नहीं होगा. दूसरा कहां? सो टैक्स पेएबल इन कैश. इन कैश कितना है? 19,800. ये 0 और ये 0. Is that correct? Everybody okay with this? अगला ऑल ओके? हाँ, नाउ आगे क्या है? डू इट फास्टर यार, कम ऑन. क्या हो गया? हाँ, डन है. एवरीबडी इज डन. आगे रिवर्सल. अभी सेकेंड सिचुएशन.
Pay attention for the second situation. What is happening in the second situation? You are moving from what mode to what mode? You were paying tax earlier. Tax paying mode to non tax paying. टैक्स पेइंग मोड से आप शिफ्ट कर रहे हो नॉन टैक्स पेइंग मोड. नोट इट डाउन. यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट मोड टू व्हाट मोड? टैक्स पेइंग टू नॉन टैक्स. मतलब जब आप टैक्स पेइंग मोड में थे, व्हाट डिड यू डू? यू हैव पेड जीएसटी पेएबल. यस. You are in the tax paying mode. You must have claimed ITC. Yes. In the future, there will be no GST because you're going into non-tax paying mode. Or if you're going in composition scheme, you will pay tax under composition scheme. But there is no ITC and all. तो ITC आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा. इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लिखो पहले, फिर बताओ मुझे. Can just somebody show me the notes, please? Notes एक बार दिखा दो जरा मुझे. Sure. Thank you. Thank you. Okay. 1 second. Now let me just have a look at the notes. Okay. Take this. Take. All right. Students, pay attention. Pay attention. Pay attention. अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम क्या हुआ यहां पे बताएगा इस सिचुएशन में? यस. जब उसने परचेज किया था तो टैक्स पे किया. वो स्टॉक पे बोल रही है. हाँ, करेक्ट ना? हाँ, नहीं मिल रहा है. ठीक है. ओके. यस. उसकी आईटीसी कैंसिल हो जाएगी, रिवर्स होगी. उसकी आईटीसी विल बी कैंसल, मतलब उसकी आईटीसी रिवर्स हो जाएगी. अब थोड़ा सा ऐसे सोचो ना स्टूडेंट्स, लिसन एंड पे अटेंशन. अब गवर्नमेंट बोलेगी, मिस्टर एक्स, आपने इस पीरियड में 100 यूनिट्स खरीदे. कितने 100 यूनिट्स खरीदे? सॉरी कितने यूनिट्स खरीदे? 100 यूनिट्स खरीदे. सो कितने? I really don't mind. I'll call him. Okay. ठीक है. हाँ, सुनो भाई, सुनो. अब हमने कितने यूनिट्स खरीदे थे? 100. हमने कितने यूनिट्स खरीदे? 100. अभी 100 यूनिट जब आपने खरीदे, दैट टाइम ऑन 100 यूनिट्स खरीदने पे आपने टैक्स पे किया होगा. करेक्ट. अब गवर्नमेंट बोलेगी उस 100 में से तुमने कभी इन दैट पीरियड यू सोल्ड 60 यूनिट्स. इस डेट के पहले कितने बेचे तुमने? 60 यूनिट्स. क्या इस 60 यूनिट्स पे तुमने जीएसटी ले लिया? हाँ. लेकिन तुमने आईटीसी लेते वक्त पूरे 100 यूनिट्स का कर दिया. फॉरगेट अबाउट दिस 60. देखो इस तरीके से समझो. सुनो, मैंने खरीदे कितने? 100. आईटीसी कितने का लिया? 100 का. लेकिन अभी भी मेरे पास स्टॉक 40 का बचा है. ये 40 जब तुम फ्यूचर में बेचोगे तो इस 40 में अब तुम नॉन टैक्स पेइंग मोड में आ गए, तो 40 पे तुम टैक्स नहीं पे करोगे हमको. लेकिन हमने तो तुमको ये 40 यूनिट्स का आईटीसी दे दिया है. अब उसको रिवर्स करो. आईटीसी हैज टू बी रिवर्स्ड. अंडरस्टैंड? बिकॉज व्हेन यू बॉट 100 यूनिट्स, जिस दिन आपने परचेज किया उसी दिन आईटीसी, आप इनवॉइस आ गया, आप आईटीसी ले लिया आपने. बट उसमें से 40 अभी भी बचे, और 40 ऐसे बचे कि जब आगे तुम बेचोगे,
जब तुम आगे बेचोगे तो उस पर टैक्स नहीं आ रहा है। तो हमेशा जो स्टॉक बचा ना उसका फ्यूचर सोचने का, ये जो मेरे पास स्टॉक है इसका फ्यूचर क्या है, अच्छा फ्यूचर क्या है, नॉन टैक्स पेइंग मोड, अच्छा नॉन टैक्स पेइंग मोड है तो आगे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा लेकिन मैं जब खरीदा था तब पहले खरीदा था क्योंकि उस दिन का स्टॉक है, इस दिन का स्टॉक है ना, ये दिस डे का स्टॉक, इसके पहले आपने खरीदा था तब टैक्स पे किया होगा, टैक्स पे किया होगा तब आपने आईटीसी ले लिया है। अब उसका आईटीसी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब उसके आईटीसी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल। सेम अबाउट कैपिटल गुड्स। मशीनरी खरीदा और मशीनरी 50 लाख का खरीदा, 50 लाख पे आईटीसी कितना बड़ा अमाउंट है, 18% ऑफ 50 लैक्स, 9 लाख, 9 लाख का सेट ऑफ ले चुके तुम, और अभी तुम नॉन टैक्स पेइंग मोड में जा रहे हो। वो 9 लाख का सेट ऑफ किस खुशी में दिया यार तुमको। अब वो भी उसमें से भी कुछ अमाउंट हम रिवर्स करेंगे। जितना हम क्या करेंगे पता है, कैपिटल गुड्स का, हम कैपिटल गुड्स का जो ये है, कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ निकालेंगे। अज्यूम करेंगे कि कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ होता है 60 मंथ्स। स्टैंडर्डाइजेशन दिया इधर रूल में कि 5 साल का यूजफुल लाइफ है। फिर देखने का 5 साल में से तुम कितने टाइम टैक्स पेइंग मोड में थे और कितना टाइम नॉन टैक्स पेइंग मोड में थे, तो उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स होगा। तुम जस्ट सोचो ना यार, जब तुम टैक्स पेइंग मोड में थे, 50 लाख का मशीनरी खरीदा, 9 लाख का टैक्स है, 9 लाख का आईटीसी ले लिया यार तुम लोगों ने, और 3 महीने के बाद तुम टैक्स पेइंग मोड के बाहर आ गए। मशीनरी तो अभी भी यूज हो रही है। अब का सेट ऑफ उसका जो पूरा 9 लाख में से देखो तुमने कितने महीने यूज किया, उतना ही आईटीसी अपने पास रखो, बाकी का रिवर्स कर दो, बाकी का रिवर्स कर दो। लॉजिकल? यस, ठीक है ना? हाँ, तो राइट डाउन। क्या हुआ, ब्रेक चाहिए? नहीं नहीं, राइट डाउन। तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, कितना लिखा? अच्छा ये लिखा था टैक्स पेइंग मोड टू, हाँ लिखो टैक्स पेइंग मोड टू नॉन टैक्स पेइंग मोड। लिखो लिखो, कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, टैक्स पेइंग मोड टू नॉन टैक्स पेइंग मोड, बरोबर? You are shifting from tax paying mode to non tax paying mode. So यहां पे बिफोर तुमने क्या किया है, जीएसटी पेबल और आईटीसी ले लिया एंड आईटीसी टिक। फ्यूचर क्या होगा आफ्टर दिस डेट, नो जीएसटी, नो आईटीसी एंड नो आईटीसी। तो आईटीसी भी मिलेगा क्या तुमको? नहीं मिलेगा। कैन यू क्लेम आईटीसी? नो। तो बात हो रही है स्टॉक की, बात किसकी हो रही है, स्टॉक की। स्टॉक का फ्यूचर क्या है, जब फ्यूचर में स्टॉक बिकेगा तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आपने पहले आईटीसी लिया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। स्टॉक सोल्ड इन फ्यूचर, नो टैक्स, therefore ITC to be reversed। ये समझा क्या? ITC to be reversed, understanding? ITC to be reversed। ये वाला सिचुएशन फिर भी ठीक है। कल का कंसेप्ट 6 तो मजा ही मजा है। ऐसे मैंने पीजीबीपी कैपिटल गेन्स के लिए बोला था, कुछ डिफिकल्ट था क्या? टैक्स डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है, वास्ट। चलते ही जाता है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जाता है। हाँ नाउ अंडरस्टैंड, स्टॉक इज सोल्ड इन द फ्यूचर, तो आईटीसी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। करेक्ट, लेट्स रीड। बोलो, ब्रेक दू, बाहर मत जाओ, इधर ही रुको। कोई गाना गाने वाला है क्या?
बर्थडे टुडे गाने वाली है योर बर्थडे टुडे तो गा रही है क्या गाना फिर आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग आजा गाना गाना कौन गाना है भक्ति कर रही है आजा 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 रे चल भक्ति कम फास्ट देन हु सिंगिंग कम ऑन सिंगर्स ए उसको दे माइक ये ले ए माइक लो लेके जा उसको दे माइक आ रही है वो आ रही है आ रहा है क्या आ जाओ गाने दो ना फिर साथ में ए जल्दी उठ जाओ चलो आ जाओ नहीं रे बाबा कौन कौन कर रहे हैं माइक उसको भी दूं क्या तुम एक से गाएंगे हाँ वो नाचेगी ये गाएंगे कोई सोएगा हम पढ़ाई बंद कर देंगे ऐसा ही करते हैं अपन हाँ रुको रुको मैं उतरती हूँ तुम दोनों इधर आ जाओ दू क्या माइक दू नहीं वो बोले एक एक करके वो लेने वाले कि दू तो मैं देती हूँ माइक ये ले ऐसा ले सॉन्ग करिए आज चलो देखा सब है ना कि कोई और ये हाँ बोलना तो मेरे को क्या बोलना कोई भी नहीं बोल नहीं रही मैं क्या बोल रहा था मैं गाना बोल गाना तू बोल रहा बोल गाना ना बोल जल्दी बोल जा मैं बहुत लंबा हूँ हाँ पहले लिखे जो सब चीज़ें वाला गाना लिखे जो सब चीज़ें उसके बाद ये शाम मस्तानी तू गाना ठीक है नए वाले गाओ नए नए गाने बोल रहे हैं नए नहीं है जूने वाले एकदम जूने नहीं है पर मीडियम एकदम नहीं क्या बोलना देखे जो करती है हाँ वो तो पहला गा हाँ ये शाम मस्तानी मैं गाऊंगा उसके बाद का कौन सा बोला तो मेरे को हाँ ठीक है ना ये गाना हाँ बस मैम यही गाऊं
थोड़ा से गाना। हेलो हेलो आ रहा क्या? इधर आ। हेलो 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 हेलो। आ रहे स्टार्ट करना। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई और तो ही खींचे तेरी ओर ले जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। आंखों से तूने क्या कर नहीं आता। तुम अचानक आ गए यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। तुम अचानक आ गए यूं नजर के सामने, जैसे गाना गा गा गा। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश भी शोला भड़कने लगा। कौन सा भी गाना ये आईना। ये आईना है या तू है, जो रोज मुझको सवारे। इतना लगे सोचने क्यों मैं आजकल तेरे बारे। तू झील खामोशियों की, लफ्जों की मैं तो लहर हूँ। एहसास की तू है दुनिया, छोटा सा मैं एक शहर हूँ।
थोड़ा शांति बनाई रखिएगा, थोड़ा शांति। कुमार, अरे थोड़ा शांति बनाइएगा, थोड़ा शांति। अरे कुमार विश्वास जी की 2 शब्द उनकी आवाज में मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो झोंका हूँ हवाओं का, मैं तो झोंका हूँ हवाओं का, उड़ा ले जाऊंगा, जागती रहना तुझे तुझसे चुरा ले जाऊंगा, जागती रहना तुझे तुझसे होके कदमों पे निछावर, होके कदमों पर निछावर, फूल ने बूझ से कहा खाक में मिलकर भी मैं तेरी खुशबू चुरा ले जाऊंगा, खाक में मिलकर भी तेरी खुशबू चुरा ले जाऊंगा। कोशिशें मुझको मिटाने की हो भले ही कामयाब, कोशिशें मुझको मिटाने की भले ही हो कामयाब, मिटते मिटते भी मैं मिटने का मजा ले जाऊंगा, मिटते मिटते मैं मिटने का मजा। ये शोहरतें जिनकी वजह से 2 दुश्मन हो गए, शोहरतें जिनकी वजह से 2 दुश्मन हो गए, सब यहीं रह जाएंगी, मैं साथ चले जाऊंगा, सब यहीं रह जाएंगी, मैं साथ चले Now listen. अरे एक बोल चल. प्रत्येकाच्या ओटी राजा शिवछत्रपतीची साथ आहे, प्रत्येकाच्या ओटी राजा शिवछत्रपतीची साथ आहे. आमचा रुबाब, आमची दादागिरी असा आमचा आगळा वेगळा नाद आहे. नादाला लागला तर तुमचं जीवन बरबाद आहे, नादाला लागला तर तुमचं जीवन बरबाद आहे. थाट मानेने जगणारी आणि पोलादी छातीने लढणारी आमची आणि फक्त आमची मराठ्यांची औलाद आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की. All right. Done. Hello. Hello. Now. Done है, everybody is done. तू गाने वाली है क्या? हाँ? क्या बोलते हैं? पढ़ाने के बाद, ठीक है, वो बाद में गाने वाले, पढ़ाने के बाद। ये ले गा ले उसको दे माइक। हाँ चलो जल्दी स्टार्ट कर। हेलो, सुनिए। हेलो। हाँ यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। हाँ यू गो कंटिन्यू। हाँ दूसरा का। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दे मुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं तैयार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, ओ उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। गुड। Okay. Now finally I get the chance to teach you GST now. Okay. Hey, listen. Now enough. Pay attention for the next 20 minutes. We have not much time, 15 to 20 minutes. Focus. I'll teach you this situation to pay attention. Pay attention. When a registered person, suno, quiet, nobody talks now. When a registered person who has availed ITC
switches to composition scheme levy or when his supplies get wholly exempted. मतलब पहले वो कहां से अभी कहां शिफ्ट हो रहा है, टैक्स पेइंग मोड से नॉन टैक्स पेइंग मोड. Yes, so from tax paying mode you're shifting to non tax paying mode. गवर्नमेंट अब बोलेगी आईटीसी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, आईटीसी को रिवर्स कर दो. राइट डाउन, टैक्स टू नॉन टैक्स पेइंग, टैक्स पेइंग मोड टू नॉन टैक्स पेइंग मोड. क्या करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिवर्स दिस आईटीसी. Now ITC on inputs will be reversed. ITC on inputs will be reversed proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit has been availed. Now सुनो ना, आपके पास जो भी स्टॉक है, देखो जो भी स्टॉक है उसका हम क्या करेंगे, आईटीसी को रिवर्स कर देंगे. पहले आईटीसी रिवर्स कितना करना है कैसे पता चलेगा, इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे. इनवॉइसेस देखेंगे, उस पे जो टैक्स का अमाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो इनवॉइस मिल ही नहीं रहा है, तो आप कैसे रिवर्स करो. इन गुड्स का मार्केट वैल्यू निकालो, सीएसआर सर्टिफाई करके आ जाओ और रिवर्स करो. हमको बोलने का नहीं कि इनवॉइस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, मार्केट वैल्यू निकालो और सीएसआर सर्टिफाई भी करके आ जाओ. तुम्हारी गलती कि तुमको इनवॉइस नहीं मिल रहा है. सो जो भी आपके पास स्टॉक है बिल्कुल उसका आईटीसी रिवर्स होगा. क्या बेसिस पे रिवर्स होगा, पहले तो इनवॉइस के बेसिस पे रिवर्स होगा. जब इनवॉइस नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू पे रिवर्स होगा. और मार्केट वैल्यू को सर्टिफाई कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा. यस, सो पहला दिस विल बी रिवर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. इफ इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल, सर्कल पहले इनवॉइस, तो ये रिवर्स कौन से बेसिस पे होगा, इनवॉइस के बेसिस पे. अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव द इनवॉइस, इट विल गेट रिवर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ market, prevailing market value of such goods, and this prevailing market value will be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant. So it will be duly certified by a chartered accountant. आगे ये स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक के लिए पहले क्या याद रखना है, पहले रिवर्सल विल टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस नहीं है तो रिवर्सल होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग प्रेजेंट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कौन सर्टिफाई करेगा, सीए सर्टिफाई करेगा. वेरी गुड. आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिवर्स टू द एक्सटेंट ऑफ रिमेनिंग लाइफ. जितनी रिमेनिंग लाइफ है उतना आईटीसी रिवर्स होगा. क्यों, आप बोलोगे अरे पूरा 9 लाख मत रिवर्स करो, मैंने कितने के गुड्स खरीदे हैं, 50 लाख, 18% टैक्स पे किया मतलब 9 लाख. अरे पूरा 9 लाख मत रिवर्स करो यार, आई हैव यूज्ड इट फॉर 2 years, 2 साल का तो मेरा आईटीसी बनता है. हाँ, प्रोपोर्शनेटली बचा हुआ रिवर्स कर दो. रिमेनिंग लाइफ का रिवर्स कर देंगे. जितना यूज किया वो रिवर्स क्यों करेंगे, जब यूज किया तब मैं टैक्स पे करते आ रहा था. आई डिजर्व टू गेट द आईटीसी एट दैट टाइम. आगे आईटीसी रिवर्स कैसे होगा, यहाँ पे आईटीसी इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ विल बी रिवर्स्ड. इट इज अज्यूम्ड कि यूजफुल लाइफ इज 5 years ऑलवेज. ये अजम्पशन फिक्स्ड है, ये रूल है, 5 साल का यूजफुल लाइफ है. क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कौन अज्यूम करेगा अलग अलग टाइमिंग्स, हर मशीनरी का कुछ अलग यूजफुल लाइफ होगा, कौन फिर डिस्प्यूट करेगा. हम सीधा बोलते हैं अज्यूम कर लो 5 साल है, और उस 5 साल में से तुमने कितने महीने यूज किए देख लो, 60 months. तुमने अगर 12 महीने यूज कर दिया तो 12 महीने का तुम ले लो, बचा हुआ रिवर्स कर दो. अगेन अंडरस्टैंड, यू मूविंग फ्रॉम अ टैक्स पेइंग मोड टू नॉन टैक्स पेइंग मोड. मशीनरी आपने पहले ही खरीदा, पूरा 9 लाख का सेट ऑफ ले लिया यार, नहीं बनता है वो सेट ऑफ तुम्हारा, क्योंकि आगे तुम मशीनरी यूज कर रहे हो नॉन टैक्स पेइंग मोड में. फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर में क्या हो रहा है, स्टॉक बेच रहे हो, जीएसटी नहीं लग रहा है तो उसके आईटीसी को रिवर्स कर दो. फ्यूचर में टैक्स ही नहीं आ रहा है, आईटीसी नहीं मिलता, तो जो मशीनरी अभी भी यूज होती जा रही है उसका भी तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. राइट नाउ, so you have to take useful life as 5 years, compulsory always. Now if capital goods have been used for 4 years, 6 months, 15 days, you will assume 4 years, this will be taken as 5, you have used it for 5 months. 5 months होता है, आपने कितना टाइम यूज किया, 4 years, 6 months, 15 days, this is treated as 5 months. 1 day will also be treated as 5 months. इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा. ओके, इफेक्ट्स ऑन द ई लेजर. ई लेजर तुमको आगे नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी.
इसमें नहीं है ना, वही तो हमको दिक्कत है यार। एक जगह क्वार्टर वाला लगाया है, यहाँ 60 मंथ्स वाला लगाया है, और एक सिचुएशन सिखाऊंगी वहां भी फिर से क्वार्टर वाला है। So that's what we are saying. Why are you keeping different? Simplify it ना. Why are you keeping it like this? Yes, क्वार्टर का 5% वाला यहाँ नहीं है, वो सिचुएशन 1 में, यहाँ 60 मंथ्स वाला है, और सिचुएशन 3 में फिर से क्वार्टर वाला है। But this is how it is given. Okay? Now, इफेक्ट्स ऑन द ई लेजर अब नहीं समझेगा, थोड़ी देर से समझाऊंगी, क्योंकि मुझे लेजर्स आपको अगले चैप्टर में सिखाना है, तो देखूंगी कल थोड़ा उसके बारे में समझा दूंगी। राइट, नाउ लिसन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो रिक्वायर्स, ये भी नहीं, एक सेकेंड, तुम इस एग्जाम्पल पे आ जाओ, एग्जाम्पल पे आ जाओ, हम एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक डेट चेंज नहीं करेंगे, परफेक्ट है या ओके। आगे क्या क्वेश्चन पे? हाँ सुनो फिर अभी। Inputs. No. A registered person is now opting for composition levy, reverse ITC earlier availed. अब D Limited का एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। D Limited, a registered person supplying taxable goods in Jaipur, has opted to pay tax on composition scheme under section 10 with effect from 1st April 2019. मतलब earlier he was in tax paying mode. Now he has decided to pay tax under composition. तो पहले वो tax pay कर रहा था, अब वो किधर जा रहा है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब एज गुड एज कोई टैक्स नहीं है, आईटीसी नहीं होता। कॉम्पोजिशन में आईटीसी होता है क्या? फ्यूचर में नहीं होता। आप कस्टमर से, सामने वाले से टैक्स कलेक्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जो आया पैसा उसी में से देना पड़ता है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैलेंस आईटीसी। उनके पास जो क्रेडिट अवेलेबल 31 मार्च, क्यों 31 मार्च? 31 मार्च को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस अभी अगले दिन से 1 अप्रैल से हम आईटीसी, हम चले जाएंगे अब कॉम्पोजिशन स्कीम में। करेक्ट। इनपुट्स लाइंग इन द स्टॉक एज वैल्यूड एट, उनके पास क्या क्या स्टॉक है? जो भी स्टॉक है उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक एज सच वैल्यूड एट 1,68,000 के इनपुट्स है, but these inputs are inclusive of CGST and SGST. Students, and don't worry, एक बार सॉल्व करेंगे, कल फिर से मैं इसको रिकैप करा दूंगी, so you don't worry. Yes, inputs contain in finished goods where the tax invoice is not available, but you know the market value, and market value inclusive of GST at 12% is 89,600. चलता है क्या? अगर इनवॉइस की वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू चलता है। हाँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, अब ये कैपिटल गुड्स से 25 अक्टूबर 2018 को आपने खरीदे थे 72,000 के लिए। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब आपके पास आईटीसी का बैलेंस कितना बचा है? 1,20,000 का आपके पास बैलेंस है। इतना क्रेडिट आप अब तक यूज कर सकते थे, लेकिन ये सारा खत्म होने वाला है, वेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं नॉन टैक्स पेइंग मोड में। जितना आईटीसी मिला हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। Yes, you have space here to write. So facts थोड़ा ऐसा करो, ऊपर ही लिख दो, facts पहले लिखो। नाम क्या है? डी लिमिटेड लिखो। डी लिमिटेड इज शिफ्टिंग फ्रॉम टैक्स पेइंग मोड, डी लिमिटेड इज शिफ्टिंग फ्रॉम to non-tax paying mode, is shifting from tax paying mode to non-tax paying mode. Delimited is shifting from tax paying mode to non-tax paying mode. So write down whatever stock is lying, whatever stock is there, its ITC should be reversed. Its ITC should be reversed.
Whatever stock is there, its ITC should be reversed. क्यों रे, वो स्टॉक फ्यूचर में बेचोगे तो टैक्स दोगे क्या हमको? नहीं, तो हम उस स्टॉक का ITC जो तुमको पहले दे चुके वो हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे. बिल्कुल हम वो क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे. Yes, so let's write down. ITC to be reversed is as follows. ITC to be reversed is as follows. First, कौन से इनपुट्स है? इनपुट्स इन स्टॉक. अभी इसका वैल्यू कितना है? ITC निकालो. 168 इज इंक्लूसिव ऑफ GST. 112 है क्या रेट? 12. तो 112 इंटू 12, 18,000. दूसरे इनपुट्स देखो क्या है उस पे. आपको इनवॉइस नहीं है लेकिन आपके पास क्या है? मार्केट वैल्यू है. दूसरे इनपुट्स और उसका मार्केट वैल्यू है. मार्केट वैल्यू चलता है क्या? हाँ. मार्केट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इज हाउ मच? 89,600. टैक्स का रेट कितना है? सेम 12 ओनली. And 3, ITC on capital goods. इसका नोट 1 करेंगे तो ये आएगा. इतना ITC रिवर्स होगा. नहीं रुकना, कैपिटल गेन्स का निकालना है ना. कैपिटल गेन्स के लिए मैंने लिखा नोट 1. ये देखो, ये नोट 1 लिखा ना. एक मशीनरी भी है ना तुमने जो खरीदा था, और 4 चीजें बोली आपको. 2 इनपुट्स है, एक कैपिटल गुड्स है और ई लेजर में आपका बैलेंस है. जो भी आप ITC क्लेम करना चाहते हो ना, आप रिटर्न में भरते हो और वहां से वो लेजर में जाता है, पोर्टल के लेजर में जाता है. नाउ नोट 1, ITC to be reversed on capital goods. ITC to be reversed on capital goods. ITC to be reversed on capital goods. Okay, पहला. Now first, what is its useful life of capital goods? क्या अज्यूम किया जाता है? 5 years. 5 years मतलब 60 months. यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स कितना है? 5 years. 5 years मतलब 60 months. आपने ऑलरेडी यूज कितना किया? लाइफ यूज्ड. नाउ फ्रॉम व्हाट डेट टू व्हाट डेट? आपने खरीदा कब था? ये क्वेश्चन में डेट देखो. आपने खरीदा कब? नहीं, हम डेट लिखते ना. रुक. हाँ, हमने खरीदा कब कैपिटल गुड्स? 25 अक्टूबर 2018. सो 25 अक्टूबर 2018 से लेके लगभग 24 मार्च तक ना. मैं कंप्लीट पहले महीने निकाल रही हूं. सुनो, पे अटेंशन. अक्टूबर, मैं वैसे कर रही हूँ, कैसे भी आप करो ना. अक्टूबर, नवंबर, मतलब अक्टूबर टू नवंबर 1 month. सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 5 months. प्लस आगे और भी 6-7 दिन है ना, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन में कब शिफ्ट कर रहे हो? 1 अप्रैल को. यू आर शिफ्टिंग टू कॉम्पोजिशन ऑन 1 अप्रैल. तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So we still have 7 days. So 5 months, 7 days will also be treated as 6 months. आपने ऑलरेडी 6 महीने यूज किया, तो आपको 6 महीने का क्रेडिट आपका बनता है. बचे हुए महीने का क्रेडिट रिवर्स करो. सो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है इस असेट की? आपने खरीदने के बाद, स्टूडेंट्स एक मिनट ध्यान दो, हमने अज्यूम किया इस मशीनरी का यूजफुल लाइफ, इस क्या सभी मशीनरी का यूजफुल लाइफ अज्यूम किया जाएगा 5 years. 5 years मतलब
60 मंथ्स। आपने खरीदा कब? 25 अक्टूबर। और कौन सी डेट तक आपने 5 महीने कंप्लीट हुए? मार्च तक। हमको काउंटिंग करना है कौन सी डेट तक? 31 मार्च 2019 तक। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से आप टैक्स पेइंग, नॉन टैक्स पेइंग मोड में चले गए। 1 अप्रैल को आपने कॉम्पोजिशन में शिफ्ट कर दिया। समझा क्या? कौन से डेट को कॉम्पोजिशन में शिफ्ट कर दिया? 1 अप्रैल। तो आप काउंट करो डेज। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने कंप्लीट होते हैं 24 मार्च को, और कुछ 7-8 दिन है, 7 दिन है। तो ये बन जाएगा 5 months and some days. 5 months and some days will be 6 months. You have used it for 6 months. So what is your remaining life? 54 months. इतना क्रेडिट रिवर्स होगा। अभी आईटीसी था कितना इस मशीनरी पे? इनपुट टैक्स इस मशीनरी पे कितना था? 72. 72,000 is when the useful life is 60 months. How much is remaining? 54. 64,800 तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, तेरी मशीनरी की यूजफुल लाइफ कितनी है? 60 मंथ्स। सो 60 मंथ्स में ये 72,000 का क्रेडिट स्प्रेड होना चाहिए। इस मशीनरी को खरीदते वक्त तूने इनपुट टैक्स कितना पे किया है? 72,000। तेरा इनपुट टैक्स कितना है? 72,000। योर इनपुट टैक्स है 72,000 विच इज स्प्रेड ओवर 60 मंथ्स। उसमें से तूने यूज कितना किया? 6 महीने का। 6 मंथ्स तूने यूज किया है। बचा हुआ अभी तक यूज नहीं हुआ है। बचा हुआ 54 मंथ्स नॉन टैक्स पेइंग मोड में आ रहा है। बचा हुआ 54 मंथ्स नॉन टैक्स पेइंग मोड में आ रहा है। इसलिए बचे हुए 54 मंथ्स का आईटीसी रिवर्स कर दो, क्योंकि 54 मंथ्स का मशीनरी कब यूज होगा? जब तुम नॉन टैक्स पेइंग मोड में हो। तो आप काय का आईटीसी चाहिए? चलो रिवर्स कर दो। समझा क्या? हाँ, तो यहां पे लिखो 64,800। तो आईटीसी टू बी रिवर्स। अब टोटल ले लो 92,400। 92,400 करेक्ट। ये समझा क्या? कल फिर से रिकैप कराऊंगी, डोंट वरी। अब देखो, तुम्हारे पास आईटीसी था कितना? 120। उसमें से कितना हुआ? 92,400 रिवर्स हो जाएगा और बचा हुआ लैप्स हो जाएगा। एंड बैलेंस कितना है? बैलेंस 27,600 विल लैप्स, क्योंकि बस अभी मिलेगा ही नहीं। जो भी है रिवर्स करो, लैप्स कर दो, आगे मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि आगे तुम नॉन टैक्स पेइंग मोड में चले गए हो। Yes, time is also over. That's okay then. Yes, students, I'll see you tomorrow at our regular timings. Okay? See you tomorrow.